मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। आज कैट मध्य प्रदेश की इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हम सबके मध्य विराजमान आदरणीय श्री रमेश गुप्ता जी, आदरणीय श्री भूपेंद्र जैन साहब, श्री सुनील अग्रवाल जी, श्री मुकेश अग्रवाल जी, श्री गोविंद असाडी जी, श्री मनोज चौरसिया जी, डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल जी, पवन जैन जी, सुनील जैन जी, संदेश जैन साहब, स्वप्न अग्रवाल जी, रवि तलरेजा जी, महेश थावरानी जी, कपिल मलैया जी, राजेश अग्रवाल जी, विजय राठी जी, मनोज गुप्ता जी और कैट के अन्य पदाधिकारीगण, सदस्यगण, व्यापारी भाइयों और बहनों, मैं आप सबके मध्य इस अवसर पर संवाद करते हुए अपने आप को बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। यह अवसर कैट ने मुझे दिया, इसके लिए मैं भूपेंद्र जैन साहब को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग समसामयिक समय पर और विषय पर संवाद करने के लिए एकत्रित हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। वर्ष 20 और 21 संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस से हमारा देश भी परेशान है और सारी दुनिया भी परेशान है। कोविड का फर्स्ट फेज और दूसरे फेज की त्रासदी को हम सब लोगों ने भुगता है, अनुभव किया है। उस दौर में परेशानी भी उठाई है, सेवा कार्य भी किया है, अपने अपने दायित्व का निर्वहन भी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि जब त्रासदी आती है तो उसके जाने का समय भी होता है, लेकिन त्रासदी के समय जो जख्म होते हैं उन जख्मों की भरपाई आसानी से नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति के दौर में आज हम सब लोग हैं। कोविड संकट का सामना सारा देश कर रहा है, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ है और जो भी कामकाज के क्षेत्र हैं, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित ना हुआ हो। किसी न किसी मात्रा में सभी लोग प्रभावित हुए हैं और इस दौरान बहुत सारे लोग जो अपने थे, जिनकी सेवाएं अभी हमारे देश में, प्रदेश में जरूरी थी, लेकिन असमय काल के ग्रास बन गए, हमको छोड़कर चले गए। उसके कारण भी निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में एक दुख है, उनके प्रति संवेदना है और जिन परिवारों पर यह दुख आया है उन परिवारों के दुख की सीमा का अनुभव वे ही लोग कर सकते हैं। हम तो सिर्फ संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तमाम सारे बंधुओं के प्रति
मैं अपनी ओर से कैट की इस सभा में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं जो हमारे भाई बंधु इस दौरान हमसे बिछड़े हैं, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और उनके परिवार पर जो ये महान दुख आया है, इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, चाहे देश हो, एक सदी पूरी होते होते इस प्रकार की त्रासदी के दौर से गुजरना ही होता है। हम सबके सामने ये त्रासदी आई है। हम सब लोगों को इस त्रासदी से सावधान भी रहना है, इस त्रासदी से जूझना भी है, इस त्रासदी से बचना भी है और इस महामारी से दूसरों को बचाना भी है और इस पर विजय प्राप्त करना भी है। आप सब ने अनुभव किया होगा कि जब पहले गत वर्ष कोविड संकट आया था तो उस समय इस संकट से निपट पाए, इस हालत में देश और देश की स्वास्थ्य सुविधाएं हमें संरक्षण नहीं देती थी। परिणाम स्वरूप बहुत सख्ती बरतते हुए प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय आपदा कानून का इस्तेमाल किया और पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया। लॉकडाउन घोषित होने के कारण संक्रमण के विस्तार से हम बच पाए और उस बीच में इस बात का प्रयत्न हुआ कि हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करें और मैं समझता हूं कि इस दिशा में काफ़ी काम करने की कोशिश हुई और जो चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होती थी, आज उन चीज़ों का हमारे यहाँ उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है। हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, बेड बढ़े हैं, उपकरण बढ़े हैं और इस संकट से जूझ सकें, इस दृष्टि से हमारी क्षमता और हमारा मन भी, आत्मबल भी बढ़ा है। पिछले बार आप सबके ध्यान में होगा कि जब लॉकडाउन हुआ तो सरकारी अस्पताल थे, वे सरकारी अस्पताल ही वर्किंग में थे। निजी क्षेत्र के अस्पताल लगभग सेवा में नहीं थे, क्योंकि सबके मन में डर था कि इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारे पास साधनों की कमी है और अगर डॉक्टर ही संक्रमित हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी और इसलिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों का जितना योगदान पिछले बार होना चाहिए था नहीं था। लेकिन इस बार आप सबने अनुभव किया होगा कि सरकारी अस्पतालों की क्षमता तो एक तरफ बढ़ी, लेकिन निजी क्षेत्र के अस्पताल भी इस संकट के दौर में हमारी मदद करते रहे और उसका लाभ भी निश्चित रूप से इस बीमारी से निपटने में हम सब लोगों को मिला। लेकिन यह दौर दूसरा एकांक आया, यह पिछले बार से तीव्र था और इसकी डिग्री ज़्यादा थी। इसके कारण जिस पर इसका प्रभाव हुआ बहुत तेजी के साथ हुआ। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई,
माता जनार्दन और समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर इस परिस्थिति को भी युद्ध की तरह लड़ा। मुझे ध्यान है, शुरुआती दौर था, ऑक्सीजन की कमी थी। मुझे मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि नरेंद्र सिंह जी, भिलाई से हम 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रहे हैं। संभावना इस बात की है कि 20 मीट्रिक टन नहीं मिल पाएगी, तो आप इस बात की कोशिश करो कि कम से कम 20 मीट्रिक टन तो भिलाई से हमको सप्लाई हो जाए। मुझे कहते हुए खुशी है, क्योंकि मैं जब केंद्र सरकार में मंत्री बना था तो सबसे पहले स्टील और माइंस मिनिस्ट्री मेरे हिस्से में आई थी, और इसलिए भिलाई हो, बोकारो हो, राउरकेला हो, आसनसोल हो, ये सारे के सारे सेल के जो कारखाने थे, इनके बीच में मुझे काम करने का कुछ समय अवसर मिला था। तो मैंने जब बातचीत की तत्कालीन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि मैं तो बाहर हूँ और मैं आपके पास ऑफिसर को भेजता हूँ, और आप बातचीत करके इसको जो अधिकतम करा सकते हो करा लो, आपको अनुभव भी है। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो 20 मीट्रिक टन की हम मांग कर रहे थे, वो भिलाई से 112 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हम लोगों को मध्य प्रदेश को आवंटित की गई, और 30 टन बोकारो स्टील प्लांट से भी हमें दी जाए, यह भी आवंटन स्टील मिनिस्ट्री ने किया। जब ये भी कम पड़ने लगी तो अब बोकारो स्टील प्लांट से लाना यह कठिन काम था। जब ये बात प्रधानमंत्री जी को मालूम पड़ी, रक्षा मंत्री जी को मालूम पड़ी, तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें सेना का भी इस्तेमाल किया जाना तो किया जाना चाहिए। और आप सबने देखा, वायुसेना के हवाई जहाज मध्य प्रदेश के इंदौर ग्वालियर एयरपोर्ट पर लगे, और एक हवाई जहाज में दो दो टैंकर लद के बोकारो गए, जिससे कि कम से कम एक समय का जो जाने का समय था वो बचा, क्योंकि भर के सिलेंडर जहाज से नहीं आ सकता, वो रिस्क है। इसलिए एक तरफ का समय भी बचे और ऑक्सीजन जल्दी पहुंचे, ऐसे प्रबंध करने की भी एक सार्थक कोशिश की गई। फिर दवाइयाँ हों, उनकी भी उपलब्धता करने की कोशिश की गई। हम सब लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारे यहाँ जरूरत हो ना हो, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि एक व्यक्ति ने कह दिया कि भाई ये इंजेक्शन लगेगा तो ठीक हो जाएगा। अब सब जानते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसके आफ्टर इफेक्ट भी हैं, और हर व्यक्ति को लगना जरूरी भी नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि हर व्यक्ति को ही चाहिए, तो आपाधापी मच गई, उसके कारण एक संकट खड़ा हुआ। लेकिन उस संकट की भी पूर्ति हुई। आज पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर पड़े हुए हैं और किसी को जरूरत नहीं पड़ रही। इसी बीच में ब्लैक फंगस आ गया। ब्लैक फंगस के लिए भी कल ही रात को 6000 से अधिक वायल मध्य प्रदेश के लिए आवंटित हुई हैं। हमारे यहाँ लगभग 1000 मरीज हैं, और उसका भी प्रबंध निश्चित रूप से किया जा रहा है। लेकिन मैं आप सब लोगों को कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, कोविड का जो संकट है यह अभी टला नहीं। अभी जो कोरोना कर्फ्यू लगा, उसके कारण इसके विस्तार में रुकाव आया है, लेकिन आने वाला कल सावधानी बरतना यह हमारे लिए जरूरी है। और इसलिए हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में काम करते हुए भी क्या क्या सावधानी बरती जा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं जान है तो जहान है। जान ही नहीं बची तो दुनिया का सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो तो उसका हम उपयोग भी कैसे करेंगे। तो इसलिए इस समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन, आवश्यक सावधानियां, उनकी पालना और खुद भी करना, दूसरों को भी प्रेरित करना, यह निश्चित रूप से हम सब लोगों का दायित्व है। जब इस प्रकार की महामारी होती है तो इसके विस्तार को रोकने के और इससे मुक्त होने के दो ही उपाय हैं।
सब दवाइयाँ इसका उपाय नहीं है। दवाई तो कुल मिला के अगर लंग्स पर असर होता है तो सामान्य तौर पर जब भी लंग्स में निमोनिया होता है तो हम इलाज कराते ही हैं। तो इस बीमारी का भी असर लंग्स पर ही जाता है, और जब लंग्स ज़्यादा इफेक्टेड होता है तो लंग्स का जो इलाज सामान्य रूप से वही इस समय भी इलाज होता है। बाकी ऐसे कोरोना वायरस मर जाए ऐसी कोई दवाई सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देती है। तो दो ही रास्ते हैं इस संक्रमण को विस्तारित होने से रोकना। उसके लिए कोरोना कर्फ्यू एक उपाय हो सकता है, मास्क एक उपाय हो सकता है, सैनिटाइजर का उपयोग एक उपाय हो सकता है, बार बार हाथ धोना साबुन से एक उपाय हो सकता है। ये जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन है ये एक बड़ा उपाय है। और दूसरा उपाय है वैक्सीनेशन का। तो हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो जाए इस बात का प्रबंध केंद्र सरकार कर रही है, और मुझे लगता है कि जून महीने के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में वैक्सीन हिंदुस्तान के पास पर्याप्त मात्रा में होगी। कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, और सभी लोगों को वैक्सीन लगेगा। इसमें किसी को कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको दो बातों का ध्यान रखना है, वायरस का विस्तार रुके और दूसरा वैक्सीनेशन सब लोगों को हो जाए। इसमें हमारे व्यापारी भाइयों का जो योगदान हो सकता है वो योगदान हम सब में मिलकर जरूर करना चाहिए। कोरोना कर्फ्यू के दौरान निश्चित रूप से सारी गतिविधियां बंद हो जाती हैं। मैं कृषि मंत्री हूं तो इसलिए खुश होता रहता हूं कि व्यापार तो सब बंद है लेकिन खेती का काम बंद नहीं। तो खेती का काम चलता रहता है, गांव के काम धंधे चलते रहते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चलती रहती है और खेती का काम रुकता नहीं है। खेती के काम में उत्पादन हमारा लगातार बढ़ता है और उसके बाद खरीद भी बढ़ती है, और उसके परिणाम स्वरूप आज हम ये कह सकते हैं कैसा भी संकट आ जाए तो देश में खाने का संकट बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके लिए निश्चित रूप से किसानों के प्रति हम लोग आभारी हैं। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, ये सब क्षेत्र कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में प्रभावित होते हैं। व्यापार नहीं होता तो व्यापारी प्रभावित होता है, और सिर्फ व्यापारी अकेला ही प्रभावित नहीं होता। एक व्यापारी जब व्यापार करता है तो उससे भी 10 प्रकार के लोग जुड़े रहते हैं। छोटा व्यापारी है, फुटकर है, खुदरा है, उसके नौकर चाकर हैं, बाकी चीज़ें हैं। ये सारे के सारे कई परिवार एक व्यापारी से जुड़े रहते हैं। उन सबका भी धंधा, उन सबका भी आय प्रभावित होती है। उद्योग जब बंद होता है तो निश्चित रूप से उसके कारण मजदूरों की तनख्वाह पर फर्क पड़ता है, और ये सब पहिया जब बंद होता है तो निश्चित रूप से पूरे देश पर भी इसका असर पड़ता है। जब महामारी होती है तो खर्चे तो हो जाते हैं दोगुने, क्योंकि आज सामान्य तौर पर कोरोना वाला मामला है तो आज ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए तो जो 500 रुपये में मिलता था वो अब 1200 में मिल रहा है। जो दवाई 300 रुपये में मिलती थी वो 900 रुपये में मिल रही है, क्योंकि शॉर्टेज हो गई। और ऐसी परिस्थिति में जब हम लोग प्रभावित होते हैं तो निश्चित रूप से उसका सभी वर्गों को बड़ा नुकसान होता है, और सरकार को मिलने वाला जो टैक्स है वो टैक्स भी कम हो जाता है, और टैक्स कम हो जाता है, खर्चे बराबर चलते रहते हैं। तो कुल मिला के पूरे देश की और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यापार और उद्योग के माध्यम से सबसे ज़्यादा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर इसलिए पड़ता है कि यही व्यापारी, यही उद्योगपति, यही जीएसटी देते हैं, यही इनकम टैक्स देते हैं, और इसी से सारे देश का चक्र चलता है। फिर हम हमारे पर अवलंबित रहने वाले छोटे वर्ग हैं, चाहे वो रिक्शे वाला हो, रेडी वाला हो, जूते पॉलिश करने वाला हो, ठेले खोमचे वाला हो, या काम करने वाला मजदूर। अगर उसको रोज दाढ़ी नहीं मिलती
तो उसके लिए खाने का संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे देश में अन्न का भंडार पर्याप्त है। पिछले बार भी आपने देखा होगा, देश के 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार ने किया। और अभी भी जब ये कोरोना कर्फ्यू आया तो मई और जून दोनों महीने का खाद्यान्न यह सबको निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार ने किया। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की, जिस पर अमल भी होना प्रारंभ हो गया है। लेकिन निश्चित रूप से व्यापार थमने के कारण पूरे देश का पहिया थम जाता है। उसके कारण सभी वर्गों को बहुत परेशानी होती है। आप सब कैड से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से व्यापार और इंडस्ट्री से जुड़े हैं। व्यापार और इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपका अपना हित नहीं है, आपके साथ कई लोगों के हित जुड़े हैं, कई लोगों के प्रति आप जिम्मेवार हैं। तो आज उनका कामकाज आपके माध्यम से ही चलता था, लेकिन आज उनका आपका ही कामकाज नहीं चल रहा तो उनका कामकाज भी थम गया। निश्चित रूप से उसके कारण कई लोग बैंक से लोन लिए रहते हैं, बैंक की किस्त नहीं पट पाती, समय पर टैक्स जमा नहीं हो पाते। अनेक प्रकार की व्यापारी समाज में भी तकलीफें बढ़ती हैं और उन तकलीफ़ों को आप सब लोग महसूस कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ सरकार भी उसको भली भांति महसूस कर रही है। लेकिन हम सब लोगों को मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि देश के समक्ष कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन परिस्थितियों का मुकाबला सबने मिलकर करना होता है। सबको मिलकर आहुति डालना पड़ती है। एक व्यक्ति के काम करने से नहीं चलता। प्रधानमंत्री एक स्थान पर बैठे हैं तो कुछ निर्णय कर सकते हैं, कुछ सहूलियतें दे सकते हैं, कुछ चीज़ों की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं, कुछ दिशा दे सकते हैं, कुछ कानून का पालन करा सकते हैं। लेकिन जब तक एक एक व्यापारी, एक एक मजदूर, एक एक किसान, एक एक गरीब आदमी की छोटी छोटी आहुति और छोटा छोटा योगदान इस महामारी से जूझने में नहीं होगा, तब तक हम इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, चाहे पिछले बार लॉकडाउन का सवाल हो और चाहे इस बार कोरोना कर्फ्यू का सवाल हो, हम सब लोगों ने मिलकर निश्चित रूप से भरसक प्रयत्न किया है कि कानून का पालन हो, प्रोटोकॉल का पालन हो और इस वायरस के संकट से हम मुक्त हो सकें। और निश्चित रूप से आपके प्रयत्न सफल भी हो रहे हैं और हम काफ़ी हद तक इससे उबर भी रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप सब की मानसिकता है, उस मानसिकता के आधार पर, आप सबके परिश्रम के आधार पर हम लोग निश्चित रूप से इस समस्या से उबरने में आने वाले कल में सफल होंगे। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि परिस्थिति निकल जाती है लेकिन जख्म छोड़ जाती है। इसलिए कोरोना वायरस के संकट से तो हम मुक्त होंगे ही, यह विश्वास तो हमारे मन में रहना ही चाहिए। लेकिन इसके बाद जो जख्म रह जाएगा, जो तकलीफ रह जाएगी, उस तकलीफ को भी मिलजुल कर हम लोगों को बांटना चाहिए। सरकार पूरे मनोयोग के साथ देशवासियों के साथ खड़ी है, आप सबके साथ भी खड़ी है। आप सब जो परेशानियां हो रही होंगी, मैं उनका एहसास भी करता हूँ। कुछ आप सब लोग बोलेंगे तो ध्यान में आएगा। लेकिन मैं इस अवसर पर भूपेंद्र जी को कहना चाहता हूँ कि आप भी किसी एक व्यक्ति को बिठाल कर रखें तो कोई व्यक्ति नोट करता रहे और वो नोट मुझे भेज देंगे तो मैं संबंधित मंत्रालयों को आपकी आवाज़ बनकर उनको अवगत कराने का काम करूँगा, जिससे कि आप सबको जो परेशानी है उससे निजात मिल सके। आप सबको इस अवसर पर पुनः अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने अपने आशीष वचन उद्बोधन